हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज आपके साइंस का एग्जामिनेशन था और उम्मीद करते हैं आज का एग्जामिनेशन जो होगा आपका सुपर से भी ऊपर गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो आसान भी थे। पूरी तरीके से आसान नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आप लोग शायद परेशान होंगे उसको देख के। ताकि जल्दी जल्दी एक बार हमसे लाइव जुड़ जाइए और एक बार सभी लोग मिलकर हम लोग आंसर का मिलान करते हैं और देखते हैं कि आज की परीक्षा में आप कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए हैं। ऐसे मेरे पास जो एक्चुअल में सेट है ये सेट बी है। आपके पास चाहे कोई भी सेट हो, आप आंसर को देख के वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको जो भी बताएंगे वो 100% शुद्ध और सटीक बताएंगे। एक भी प्रश्न गलती से भी गलती नहीं होगा, इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप क्वेश्चन को मिलाइए और देखिए कि आज के एग्जामिनेशन में आप कितने प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दिए हैं। आप एक बार जल्दी जल्दी अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज चलिए हम बताते हैं हम आपको। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे इस ग्रुप से है जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों कि जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन क्या है, अर्थात जैविक आवर्धन का प्रदर्शन कौन करता है। तो इसका मेरा सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीडीटी। पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इसका सही जवाब दिए थे? अगर दिए थे तो आपको 1 नंबर आराम से मिल जाएंगे। आइए इसके बाद मिलाइए दूसरा प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रश्न है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है। जो पेड़ पौधों में रंध्र पाए जाते हैं, जो उनके लकड़ियों में रंध्र पाए जाते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो उसका मुख्य कार्य मेरे प्यारे बच्चों होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ सकें और अपने आंसर का मिलान सबसे पहले कर सकें, क्योंकि जो भी हम बताएंगे आपको वो 100% शुद्ध और सटीक बताएंगे। एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलती नहीं होगा। आइए तीसरा देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बी ऑप्शन में दिया है 0.03%। इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न। 4 नंबर में प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे? तो पूछा गया था कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं। तो पौधों में उत्सर्जित टैनिन होता है, गोंद ये भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और रेजिन, ये तीनों के तीनों होते हैं। इसलिए इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो होगा इस चौथे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज के पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था वो देख लीजिए। तो पांचवा में पूछा गया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अर्थात जिसकी किडनी काम नहीं करती है, जिस मनुष्य का, उसको रक्त को शुद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। लेकिन डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को शुद्ध करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों हीमोडायलिसिस। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का मिलान कीजिए और इसका जवाब देखिए क्या होता है, कितना होता है। प्रश्न क्या है? तो निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो पेड़ पौधों में गुरुत्वानुवर्तन जो क्रिया होती है वो जड़ों के साथ होता है, क्योंकि जड़ जो होते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही होगा जड़ों में वृद्धि। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 7वां प्रश्न देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित जो अंडाशय वो क्या कहलाता है? तो पूर्ण जो विकसित अंडाशय हो जाता है वो बाबू मेरे फल कहलाता है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लीजिए 8वां क्वेश्चन। 8वें में क्या पूछा गया था आपसे ये मिलाइए। तो 8वां है कि लैंगिक जनन संचारित्र रोग कौन सा है। मतलब लैंगिक जनन के कारण कौन सा रोग होता है ये आपसे पूछा गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। इसका सही जवाब होगा एड्स। एड्स जो होता है वो लैंगिक जनन के आधार पर ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद मिलाइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 क्या है ये देख लीजिए। तो किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है, आप पढ़े होंगे। तो सबसे ज्यादा क्षारीय पूछा है, अधिक क्षारीय पूछा है, तो 7 से सबसे ज्यादा जो होगा वो इसका आंसर होगा, जो होगा मेरे प्यारे बच्चों पीएच मान 11। अर्थात इस प्रश्न का हम कहेंगे सही होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद दिखाते हैं 10 नंबर।
चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पूछा है बाबू, तो बुझा हुआ चूना तो एकदम नहीं होगा। कली चूना, ये तो इसका व्यापारिक नाम के तहत नाम दिया गया है। इसके सही आंसर होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस। इसका सही सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए इसके बाद 11 का मिलान कीजिए। निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र कौन सा है? इसमें सोडा एस बताना कौन सा है। तो सोडा एस बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट। आइए इसके बाद 12 को देखते हैं। 12 मेरे प्यारे बच्चों हैं कि निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो ग्लोबल लवण बोला जाता है सोडियम सल्फेट इंटू डेकाहाइड्रेट को। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 12 का बताएंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए इसके बाद 13 का मिलान कीजिए। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? तो देखिए हल्दी तो सूचक है, हल्दी है, लाल पत्ता गोबा सूचक है, लेकिन यहां आपसे पूछा गया संश्लेषित, जो संश्लेषित होता है पेड़ पौधे से, तो इसका सही जवाब होगा मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्योंकि सवाल में थोड़ा सा यहां पर बेवकूफ बनाया था आप लोग को, इसलिए इसका सवाल का सही बताएंगे मेथिल ऑरेंज। आइए 14 का मिलान कीजिए। 14 मेरे प्यारे बच्चों हैं कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जो पदार्थ जलता है उसका नाम है कोयला। कोयला जो होता है इसमें नमी की मात्रा नहीं आती है, इसीलिए बिना ज्वाला के ये जलना प्रारंभ होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अपना अपना जल्दी जल्दी आंसर मिलान कर सकें। आप चाहे किसी भी ग्रुप के क्यों ना हो, आप ए से लेकर जे तक किसी ग्रुप के हो, वीडियो को देख के वीडियो को पॉज करके दम आसानी से प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं, क्योंकि आपका जवाब एकदम सटीक बताया जा रहा है। एकदम निश्चिंत रहें इस बात को। उपचयन में निम्नांकित में क्या होता है? उपचयन जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीकरण करण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग भी होता है। मतलब तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आइए इसके बाद देखते हैं आज का 16 नंबर क्वेश्चन इस ग्रुप से, जो मेरे पास बी ग्रुप है बाबू। बी ग्रुप के क्वेश्चन को 16 में देखिए क्या होता है। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर ओजोन नहीं मुक्त होता है, ऑक्सीजन नहीं मुक्त होता है, कौन सा मुक्त होता है कैथोड पर? तो हाइड्रोजन होता है। इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद मिलाते हैं आपका 17 नंबर। 17 देखिए जवाब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की जब किरणें जाती है, सघन से अगर विरल में जाती है तो इस तरीके से मुड़ जाती है। तो यहां पर जो आपका ये कोण होता है और ये कोण होता है, तो ये कोण जो आई है इस आर से छोटा होता है, तो इसका हम कहेंगे आर का मान बड़ा होगा, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर आर का मान अर्थात अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। 18 को देख लीजिए। 18 के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो निर्देशांक की जो दूरियां मापी जाती है वो ध्रुव से मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी दूरी मापते हैं वो ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां जो होती है ऋणात्मक होती है, जबकि दाईं ओर की जो दूरियां होती है मेरे प्यारे बच्चों ये धनात्मक होती हैं। बाईं ओर की ऋणात्मक, दाईं ओर की धनात्मक। 19 देखिए, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघु पथन के समय में परिपथ का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए इसके बाद देख लीजिए आप 21 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो जब आप इसे सॉल्व किए होंगे, अगर सॉल्व किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व किए तो सही आंसर बता देते हैं इसका। 21 का सही आंसर होगा 5/11A विद्युत धारा का मान 5/11 एंपियर। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद देख लीजिए आप 22वां नंबर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट का
द्रव्य क्या है, मतलब विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु से बना होता है। बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे और बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा आपका दिमाग हिलाने वाला था, लेकिन फिर भी आपके 40 क्वेश्चन का सिलेक्शन पक्का हो गया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो मेरे प्यारे बच्चों होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी जो होगा इस 22 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 23 का मिलान कीजिए। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो आप लोग शायद पढ़े होंगे, ये प्रकाश का तरंग दैर्घ्य एक्स किरणों का 100 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। इससे हम बताएंगे 100 नैनोमीटर इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 24 नंबर। 24 बताना कि विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालन में उत्पन्न क्या होता है, तो चालन में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी जो होगा इस 24 का सही आंसर होगा। 25 का मिलान कीजिए। 25 से ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात आरबीसी करता है। ऑप्शन ए जो होगा इस 25 का सही आंसर होगा। आइए मिलान करते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। 26 है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है, आपको यह बताना है। तो कृमि रूप परिशेषिका जो मेरे प्यारे बच्चों हैं, ये आपके तंत्रिका तंत्र का एक उत्तक है, मतलब इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 27 का मिलान कीजिए। 27 का जवाब देखते हैं क्या होता है। प्रश्न है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है। मतलब पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वो प्रकाश की ओर जब गमन करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है बाबू प्रकाशानुवर्तन। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी प्रकाशानुवर्तन। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 18 नंबर, सॉरी 28 नंबर। 28 का मिलान कीजिए। इसका जवाब क्या दे के आए हैं और कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप जरूर बताते जाइएगा। प्रश्न 28 है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो हमारे गले में एक घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिससे बचने के लिए हमें डॉक्टर के द्वारा घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। ऑप्शन होगा बी घेंघा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, आपको यह बताना है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये 12 जोड़ा होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 30वां नंबर। 30वां है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। तो गंध पहचानने का जो केंद्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है पक्ष मस्तिष्क में। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 को देखिए। 31 मेरे प्यारे बच्चों हैं कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। तो इसे बोला जाता है मासिक चक्र, अर्थात इसका सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जो मुख्य रूप से लड़कियों में पाया जाता है। 32 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का विधि जो है वो कलम लगाना, कलम बंधन, दाब कलम, ये तीनों की तीनों है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 का हम सही कहेंगे ऑप्शन नंबर डी को। आइए इसके बाद मिलान कीजिए 33 नंबर। 33 क्या है, तो निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। ये काफी आसान क्वेश्चन, ये तो प्रचलित क्वेश्चन है जिसका जवाब आप आराम से दिए होंगे। तो विद्युत का सुचालक वो भी अधातु के रूप में जाना जाता है, वो मेरे प्यारे बच्चों है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी जो होगा 33 का एकदम सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों है जो कि आपके पास है 34 नंबर में। 34 का मिलान कीजिए। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसे 4 ऑप्शन के आधार पर सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील मेरे प्यारे बच्चों धातु है वो आपका होगा सोडियम। ऑप्शन ए के साथ इस 34 में बढ़ेंगे आगे। 35 देख लीजिए। 35 का तो जवाब हमें पता है, सब लोग सही किए होंगे, एकदम गर्दा मचा दिए होंगे, हमें पक्का उम्मीद है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये बाबू होता है 24 कैरेट का। ऑप्शन सी के साथ बढ़ चलो आगे। ये तो जवाब हमको पता है, सबको पता होगा। 36 को देखिए। निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो के रखा जाता है। तो किरोसिन में डुबो कर रखा जाने वाला पदार्थ जो होता है सोडियम होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ चलो जल्दी से बढ़ा लेते हैं 36 को। एकदम आसान था,
40 प्रश्नों को चुनना एकदम आसान था। उम्मीद करते हैं आराम से 40 को आप चुन लिए होंगे। अगर 40 प्रश्न का कम से कम 35 प्लस भी कर लेते हैं तो आपका स्कोर काफी अच्छा होता है। और 35 अगर स्कोर कर लेते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी बात पर, ताकि आपका यही चैनल सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। 37 देखिए, 37 हमारे पास क्या था कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है जो कि आपके सामने है 38 नंबर में। 38 का जवाब देखते हैं क्या होता है। 38 के निम्नांकित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल होता है HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। देखिए 39, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान मेरे प्यारे बच्चों होता है 7, इसलिए इसका कहेंगे हम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले को लाल कर देता है, ये अपने सेशन में कई बार हम आपको बता चुके हैं कि नीले को लाल करने वाला जो होता है वो अम्ल होता है और लाल को नीला करने वाला भस्म होता है। लेकिन सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 का मिलान कर लीजिए। 41 से मेरे प्यारे बच्चों कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका सही सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, जिसे धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आइए 42 का मिलान कीजिए। निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु बताना है। तो कॉपर ये तो धातु है, फेरस अधातु है, सॉरी धातु है, और ये देखिए फास्फोरस और निकल दिया है, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों धातु है। तो सही जवाब होगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस एक अधातु के श्रेणी में रखा गया है इसे। ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 43 नंबर में है। जवाब इसका देखते हैं क्या होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12। कैल्शियम की परमाणु संख्या अगर बात करते हैं तो आपका होता है कितना 12, अर्थात इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने आसान आसान, एकदम आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं इन सवालों का जवाब आप एकदम आराम से दिए होंगे। 44 देखिए, मेडल्यू की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो मेडल्यू की आवर्त सारणी में वर्गों की अगर संख्या गिने तो वर्गों की जो संख्या थी वो 8 थी मेरे प्यारे बच्चों। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा, कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद मिलाइए 46। देखिए क्या है, बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है। तो बोरॉन का परमाणु भार अगर आप याद रखे होंगे तो दम आसानी से इसका सवाल का जवाब बता दे देंगे, और उम्मीद करेंगे इस सवाल का जवाब आपको एकदम आसानी से पता होगा। और पता है तो जरूर कमेंट में बताइए इसका जवाब आपके सामने क्या था, क्योंकि इसका जवाब आपके सामने परमाणु भार के रूप में क्या होता है आपको जल्दी जल्दी बता देना है। चलिए हम आपके इंतजार करेंगे, क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। आपको तो देखें कि आप कितना सही करके आए हैं। मिलाए तो 47। कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। कैलेमाइन जो बाबू अयस्क होता है वो होता है आपके एल्युमिनियम धातु का, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 48 देखिए, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब जो परमाणु अनुपात होता है वो क्या होता है। तो अमोनिया होता है NH3, जिसमें आप देख लीजिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो अनुपात होंगे वो 1:3 होगा, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला मिलान कीजिए। अगला प्रश्न 49 में क्या था ये देखिए, और इस प्रश्न का जवाब क्या होता है ये दिखाते हैं हम आपको। निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न, एकदम आपको क्लास में कितना बार हम इस क्वेश्चन को बता चुके हैं। पराग कोष जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उसमें पराग कोष पाया जाता है, सॉरी पराग कण पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 50 को देखिए। 50 के निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है बताना है। ऑक्सिन ये है,
ऑक्सीटोसिन ये भी है, और साइटोकाइनिन ये भी मेरे प्यारे बच्चों हैं। तो सही जवाब होगा, नहीं पूछा है क्योंकि, अर्थात एथिलीन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 51 मिलाइए, अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है। मुकुलन ये भी बाबू अलैंगिक जनन होता है, और विखंडन या बहुखंडन ये भी प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन की विधि ही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। आइए इसके बाद मिला लीजिए जल्दी से आप 52 नंबर क्वेश्चन को। 52 का जवाब देखिए क्या होता है, समझते हैं ध्यान से। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किए थे मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 53 को देखिए, निम्नांकित में किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? एकदम आसान। सबसे पहले कोई भी टीचर आपको जीव विज्ञान पढ़ाने से पहले जीव विज्ञान के पिता का नाम बताता है। तो जीव विज्ञान के पिता का नाम मेरे प्यारे बच्चों है अरस्तु, क्योंकि इसे पितामह के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का तीसरा प्रश्न। मानव युग्मक में लिंग सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की जो संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो एक होता है, और बाकी जो होता है वो सामान्य गुण सूत्र होते हैं। प्रश्न का सही जवाब बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। 2 नहीं होगा, एकदम कंफर्म याद कीजिए, इसका सही होगा 1। 55 मिलाइए, 55 क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के एस्टोमा में, अर्थात इसका सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 55 का। आइए जल्दी से मिला लीजिए 56 नंबर। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो हमारे गुर्दे में जो मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है विक्राणु में। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 57 को देखिए, पेंडेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव हैं? तो पेंटेन के मेरे प्यारे बच्चों 3 समावयवी होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 58 मिलाइए, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? आपको यह बताना है। तो कार्बन जो मेरे प्यारे बच्चों होता है, यह आवर्त सारणी में 13वें वर्ग में पाया जाता है, अर्थात वर्ग की संख्या पूछा गया तो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों 13। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह भी क्वेश्चन घुमा के पूछा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा और अलग पूछा गया था, और वही प्रश्न आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया है। तो घेंघा रोग पनपता है। तो अभी पूछा गया था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा। अभी पूछ दिया घेंघा रोग पनपता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी जो होगा इस 59 का राइट आंसर होगा। इसके बाद मिला लीजिए 60। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे में रंध्र मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं। एकदम सही जवाब लीजिए, पत्तियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 61 मिलाइए। 61 है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप जो होता है, अर्थात जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, इसको मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से। क्योंकि लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को, और स्टेथोस्कोप से मापा जाता है दिल की धड़कन को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 62। देख लीजिए, यह भी क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा है आपसे बिहार बोर्ड। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो मेरे बच्चों पराग कोष में पराग कण पाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। दूसरा बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। चलिए 63 मिलाइए, लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हल्का पीला कलर का होता है, जो दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात 63 का हम सही बताएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद मिला लीजिए बच्चों जल्दी से 64 नंबर। इसका जवाब क्या दे के आए हैं, और आप जरूर बताइए कमेंट में कि आप कितने प्रश्नों का सही किए हैं, और जरूर से जरूर बताइए आप किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो जैव अनवीकरणीय पदार्थ कागज नहीं है,
वाहिनमल ये भी नहीं है, लकड़ी ये भी नहीं है, तो अनवीकरणीय पदार्थ के रूप में डीडीटी जाना जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पर जवाब हम देंगे ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मिलाइए, 65 का जवाब देखिए क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल कैसा है? ऑप्शन देखिए तो, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, विभवांतर सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। हाँ, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का कार्य होता है। सही जवाब हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देख लीजिए जल्दी से आप 66 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, क्योंकि एक ही दिशा में प्रवाह ऊर्जा का आहार श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस 66 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए कितना आसान, एकदम इसका जवाब हमें पता है, सबको पता होगा। आवेश का ऐसा ही मात्रक बताइए। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट ढूंढिए, मारिए जल्दी से। वोल्ट सी देखिए डी ऑप्शन में है। ओम प्रतिरोध का, कूलाम आवेश का और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी। 68 देख लीजिए, इतने आसान आसान प्रश्न थे ना जिसका हिसाब किताब नहीं है, और उम्मीद करते हैं आज का सारा प्रश्न आप आराम से बना लिए होंगे। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम उल्टा जवाब बहुत लोग दे के आते हैं, और मेरे पास जो ये ये पेपर भेजा वो भी गलत कर दिया है बेचारा, लेकिन इसका सही जवाब होगा दूर की वस्तुओं को। चलिए 69 देखिए, 69 है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न पवन ऊर्जा है, जैव मात्रा है, भूतापीय ऊर्जा, ये तीनों के तीनों हैं। सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा, अर्थात इस प्रश्न का हम कहेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए 70 का मिलान कीजिए। 70 देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ये कई बार हम अपने सेशन में बता चुके हैं, और सारा प्रश्न जो है हमारे पढ़ाए हुए सेशन से आपको एकदम मिला होगा। गदगद हो गया मैं आज आपके इस क्वेश्चन को देख के। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने का श्रेय फैराडे को जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 71 को देखिए, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो ऋणात्मक जो होता है वो अवतल का होता है, और धनात्मक मतलब पॉजिटिव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन ए के साथ बढ़ चलेंगे यहां भी आगे। इसके बाद 72 देखिए, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आपको जवाब देते हैं। केवल ऋणात्मक गति के कारण नहीं, धनावेश और ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति के कारण, केवल धनावेश की गति के कारण। सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए देखिए, इसके बाद देख लीजिए आपका 73 क्वेश्चन क्या था, और फिर से हम बोलेंगे कि अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको YouTube पर देखने को मिल जाएगा, जो 100% शुद्ध और सटीक आपको बताया जाता है। 73, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर। देखिए यही प्लस हो गया, तो प्लस अगर है तो वो उत्तल लेंस है, या उत्तल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो वो उत्तल होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि धनात्मक जो होता है वो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस होता है। 74 को मिलान कीजिए। 74 क्या है प्यारे बच्चों? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सही होगा बी। 75 देखिए, इसका तो जवाब हमें पता है, सबको मालूम होगा। निम्नलिखित में कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो दर्पण सूत्र आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये वाला देखिए, बी ऑप्शन जो है ये दर्पण सूत्र का सही संकेत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 76 को मिलान कर लीजिए। किसी दर्पण समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा, चूंकि प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और इसमें वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होता है, तो आवर्धन हमेशा और हमेशा इसका एक होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता तब -1 होता, लेकिन हमारा यहां सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 +1। 77 को देखिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बनता है,
उत्तल दर्पण से भी बनता है बाबू, और अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब एक स्थिति में बनती है। तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इनमें से सभी जो दिया गया किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। आइए इसके बाद दिखाते हैं 78। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अर्थात मेरे इस 78 का सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से बोलेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे सटीक और सही जवाब आपको गुरु आर्यभट्ट सबसे पहले यूट्यूब पर देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अगर विरल माध्यम, जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे जाता, विरल माध्यम मुड़ती है तो ऐसे मुड़ता है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो सही जवाब देखिए कहां है, ए ऑप्शन में जो दिया गया है अभिलंब की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का अंतिम क्वेश्चन, एकदम एक बार में सारे क्वेश्चन सटीक रूप से आपको बता दिए, बिना कोई डिस्टर्ब किए, बिना कोई घबराए, बिना कोई आपको डिस्टर्ब किए। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक होता है बाबू उत्तल लेंस, एकदम याद रखेंगे, उत्तल लेंस, कहीं और मत जाइए। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो सामाजिक विज्ञान का इसके बाद हम बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लाने वाले हैं। 7:30 बजे आप सामाजिक विज्ञान का वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।